हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुगेल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज तक के बीपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसका जो लिंक है पार्ट 1 का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे आई बटन पे भी आपके वीडियो के ऊपर मिल जाएगा, वहां से आप लोग पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 जरूर देखिए, क्योंकि इसमें एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस टाइप से जो है बीपीएससी प्रीलिम्स में एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। देखिए 30 उसमें जो पार्ट 1 है मैंने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो ये 31 से होगा। इसमें बीपीएससी ने ये पूछा था, वेयर वॉज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड इन 6th century बीसी, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का जो प्रथम गणराज था उसकी राजधानी क्या थी। ये कैपिटल के बारे में पूछा है। तो उसकी कैपिटल कहाँ थी, तो उसकी कैपिटल थी आपकी वैशाली में। ओके, तो ये कौन सा फेडरेशन था, तो ये आपका जो फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है ये बोला जाता है वज्जी फेडरेशन। ठीक है, वज्जी फेडरेशन को माना जाता है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा वजी फेडरेशन की एग्जिस्टेंस 6th century बीसी में। ओके, वहां जो है ना, वहां एक प्रकार से गण संघ सिस्टम राज किया करती थी। कौन सा? गण और संघ, यानी गण संघ सिस्टम कार्य किया करती थी और उनके ही अध्यक्षता में वहां पे जो एक प्रकार से रूल किया जाता था और उस क्षेत्र को गवर्न किया जाता था। उसमें जो है जितने भी लीडर्स थे उनको कलेक्टिव रूप से, यानी कि एक मत लेकर के एक मीटिंग बैठती थी, एक आम सभा टाइप का, और फिर वहां पे एक प्रकार का डिसीजन लिया जाता था। इसलिए जो है ना, वहां पे कोई किंगशिप वाली फॉर्मूला थी नहीं, इसलिए उसको एक तरीके से फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। किसको? तो ये वाजी फेडरेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं वाजी कन्फेडरेशन, और जिसकी राजधानी कहाँ थी? जिसकी राजधानी थी आपको वैशाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें ये बीपीएससी ने पूछा था, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। ये पूछा है कि ये इतने सारे जो लेखक दे रखे हैं नाम, भाषा, उसके बाद शुद्रका, विशाख दत्ता एंड अश्वघोष, इसमें यह पूछा है उसने कि चंद्रगुप्त मौर्य की कौन सी पुस्तक प्रमुखता से आता है। तो इसका नाम है आपका विशाख दत्ता। तो ये कौन से लेखक थे? विशाख दत्ता। उन्होंने कौन सी रचना की थी? तो उन्होंने रचना की थी मुद्रा राक्षस। अगर आप लोग को पता हो कौन सा मुद्रा राक्षस, बाई किसके द्वारा? बाई विशाख दत्त के द्वारा। यह ग्रंथ जो है मुख्य रूप से इस बात का विवरण देता है कि कैसे चाणक्य ने अपने कूटनीति से नंद वंश का विनाश किया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पे बैठाया, यानी कि नंद वंश को कैसे हरा करके और मौर्य वंश की स्थापना मगध पे किया है। इस चीज की यहाँ पे इस मुद्रा राक्षस कि जो बुक है विशाख दत्त के द्वारा जो लिखी गई है, तो इस बुक में इस चीज का उल्लेख किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है ना हम लोग पूरे डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि जो भी थोड़े बहुत फैक्ट है वो छूटे ना। सिर्फ हम लोग को टिक कर देना कि इसका आंसर ये होगा, ये सही नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसे फैक्ट जो हम लोग जानेंगे ना, उस पर भी बेस बीपीएससी क्वेश्चन बना देती है, तो इसलिए हम लोग पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल इन, यानी ये आपसे पूछ रहा पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण कहां उपलब्ध है। तो ये 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़िए। अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी एंड हर्षचरिता। तो ये आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। तो इंडिका जो बुक है ना, उसमें आपको पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है। अब इंडिका जो है, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था मेगास्थनीज।
मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखा गया था। ये मेगास्थनीज कौन थे? तो एक ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने ही इंडिका बुक को लिखी थी। इस किताब में उन्होंने पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद पाटलिपुत्र की सिटी प्लानिंग, उसके बाद वहां की जो है म्यूनिसिपल सिस्टम, ये सब के बारे में पूरे डिटेल में अपने बुक इंडिका में बताया था। ओके, तो इंडिका ये ध्यान में रखना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे? तो ये शासनकाल में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये पूछा था बीपीएससी ने, सीता लैंड इन द अर्थ शास्त्र स्टैंड फॉर, यानी कि जो कौटिल्य, जो चाणक्य कौटिल्य उन्हीं को बोला जाता है, उनके द्वारा जो लिखा हुआ बुक था अर्थशास्त्र, उसमें एक लैंड का जिक्र हुआ था जिसे सीता लैंड कहा जाता था। अब ये क्वेश्चन में बीपीएससी ने पूछा था कि ये सीता लैंड का मतलब क्या है। आपका ऑप्शन था टेम्पल लैंड्स को सीता लैंड बोलते हैं, या प्राइवेट लैंड्स ऑफ पीजेंट, किसानों की निजी भूमि को, या राज्य के स्वामित्व वाली भूमि, ये स्टेट ऑन लैंड को, या फॉरेस्ट लैंड को। कौन से ऐसे लैंड है जिसको सीता लैंड बोलते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो सीता लैंड का जिक्र किया था, इसका मतलब था आपका डायरेक्ट लैंड्स विच इज ऑन्ड बाय द स्टेट, जो स्टेट के कंट्रोल में डायरेक्ट होता था। और उस लैंड पे क्या होता था? ये तो स्टेट ऑन्ड होता था, यानी स्टेट के डायरेक्ट स्वामित्व में होता था। और उस पे जो है वहां के पीजेंट लेबर्स और जो स्टेट वर्कर होते थे वो काम करते थे उस लैंड पे, और फिर फसल उगा करके, और उसके जो भी आते थे फसल से क्रॉप्स, ये सब स्टेट को ये लोग डायरेक्टली दिया करते थे। ठीक है, तो इससे जितने भी प्रॉफिट होता था वो डायरेक्ट जो रॉयल ट्रेजररी होता था, यानी जो स्टेट का ट्रेजररी खजाना होता था, वहां पे ये सीधे चला जाता था, ये जितने भी ये लैंड से जितने भी इनकम्स होती थी। तो सीता लैंड रिलेटेड टू स्टेट ऑन लैंड, यानी राज्य की स्वामित्व वाली भूमि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज बीन अनअर्थड एट, ये पूछ रहा हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया था। और वो जल प्रणाली जो है, ये 4 ऑप्शन दिया था बीपीएससी ने, कौन सी ऐसी जगह थी जहां आपको एक तरीके का एडवांस लेवल ऑफ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा आपको कहां देखने को मिलेगा? तो ये धौलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है, और वहां पे एक बहुत ही एडवांस लेवल का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिला था, जो एक तरीके का लार्ज वाटर रिजर्वायर था, जहां पे जो है बहुत ही बड़े बड़े, एक तरीके का आप ऐसे समझ सकते हैं पॉन्ड्स यानी तालाब का निर्माण कराया गया था। उसके बाद जो है आपको डैम्स और कैनाल बनाए गए थे, डैम्स और कैनाल की भी कंस्ट्रक्शन कराई गई थी धौलावीरा में। और एक वेल प्लान्ड, आपका वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम आपको धौलावीरा में देखने को मिलता है। ओके, और धौलावीरा क्या है? तो गुजरात में। तो ये सब फैक्ट आपको बिल्कुल जानना चाहिए, इसलिए मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बीपीएससी ने पूछा था, द फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मौर्यन डायनेस्टी एज, यानी कि मौर्य जो राजवंश के शासन काल में, उस समय के शासन काल में सबसे जो अच्छा शिक्षा केंद्र था, एजुकेशनल सेंटर था, वो कहां था? तो कहां था? ये था आपका तक्षशिला में। ओके, नालंदा में नहीं था। नालंदा जो है आपका बाद में आकर के गुप्ता पीरियड के टाइम में ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनता है, लेकिन यहां बात किसकी हो रही है? मौर्य डायनेस्टी की। तो उस समय तक्षशिला में जो है ये मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन था ड्यूरिंग मौर्य डायनेस्टी। इसमें जो है ना बहुत तरीके के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी। मेनली बात करें तो पॉलिटिक्स, मेडिसिन की भी पढ़ाई होती थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। उस समय मेडिसिन की पढ़ाई होती थी। उसके बाद मिलिट्री साइंस की भी पढ़ाई होती थी, मिलिट्री साइंस
और फिलॉसफी की भी पढ़ाई होती थी उस समय, फिलॉसफी की भी, इन सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय हुआ करते थे। किसके समय में? तो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। गुप्ता एम्पायर इंपेरर डिफीटेड द हुना, ये पूछ रहा किस गुप्त साम्राज्य के सम्राट ने हुनों को हराया था? तो ये आपके चार ऑप्शन हो गए। सबसे पहले तो ये जानते हैं हुनाज कौन थे। ये आपके सेंट्रल एशिया से एक सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे, जिन्होंने क्या है कि इंडिया के आपके नॉर्थ वेस्ट पे आक्रमण इन्होंने किया था, जो खैबर पास है उसके आसपास, लेकिन ये पूरी तरह से आक्रमण नहीं कर पाए। और यही जो है यहाँ पे एक जो चंद्रगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी था, गुप्ता डायनेस्टी के एक फेमस जो शासक है, उन्होंने उनको पराजित किया था। और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो कौन से थे? तो वो थे आपके स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी। तो स्कंदगुप्त ने जो है आपको 5वीं शताब्दी में, फिफ्थ सेंचुरी बीसी में, फिफ्थ सेंचुरी बीसी में जो उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण करने वाले जो हुना थे, उनको पराजित किया था। और उनकी विजयों ने गुप्त साम्राज्य में जो हुनों की प्रारंभिक जो आक्रमण थी उससे बचने में बहुत ही हेल्प किया। तो स्कंदगुप्त आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये पूछ रहा वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सेरेमन, पहला उपदेश कहां दिया था गौतम बुद्ध ने? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कहां हो जाएगा आपका? सारनाथ। तो उन्होंने अपना पहला जो है उपदेश सारनाथ दिया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि उनको इनलाइटेनमेंट की प्राप्ति कहां हुई, यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है उनको बोधगया में, बोधगया में। और ज्ञान के जस्ट प्राप्ति होने के बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो दिया था आपका सारनाथ में। ओके, और इस घटना को कहा जाता है, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, धर्म चक्र, धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसका मतलब क्या होता है? धर्म चक्र का प्रवर्तन। तो इस इवेंट को बीपीएससी बिल्कुल पूछ सकती है कि उस इवेंट को क्या कहते हैं जिसके फलस्वरूप जो है गौतम बुद्ध को इनलाइटेनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो धर्मचक्र प्रवर्तन था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुआ था बोधगया में। बट उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद? तो वो दिया था सारनाथ में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर्षवर्धन? ये पूछ रहा कि जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान किस चीनी यात्री का आगमन हुआ था? ऑप्शन देखिए, अगर हम लोग को पता रहता तो एक तो ऑप्शन यहीं से हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे कि जो मेगास्थनी जो चीनी नहीं थे, ये एक यूनानी थे, ग्रीक थे, तो ये ऑप्शन डी तो होता नहीं। लेकिन बाकी जो ये तीन ऑप्शन था, ये बिल्कुल चीनी ट्रैवलर ही थे, चीनी यात्री थे। लेकिन हमको बताना हर्षवर्धन के टाइम कौन आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम आया था ह्यून सांग। आप लोग इससे याद रख सकते हैं, एच फॉर हर्षवर्धन एंड एच फॉर ह्यून सांग, यहां से आप लोग याद रख सकते हैं। अब फिर सवाल ये आता है कि ठीक है, ये तो हम लोग जान गए, लेकिन बाकी भी क्योंकि हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी जानना चाहिए। ये फाइन आया था किसके टाइम में? तो ये आया था चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम में। ह्यून सांग तो हर्षवर्धन के टाइम में आया था, ये हमने देख लिया। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आइसिंग था ये आया था आपका लगभग पोस्ट हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बाद जितने भी रूलर थे उस टाइम में आया था। और उस समय के जो भी अकाउंट्स थे उसने इंफॉर्मेशन अपने बुक में दिया। तो ये हम लोग लिख सकते हैं पोस्ट हर्षवर्धन। और मेगास्थनीज आपको पता ही है, यह था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। और अभी हमने पहले डिस्कस किया इंडिका, इसी ने लिखा, जो एक आपका डिटेल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल अरेंजमेंट एंड ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्य एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 40, एट विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वॉज द टेराकोटा मॉडल ऑफ लॉ फाउंड। ये पूछ रहा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पे हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया था। तो ये आपका हो जाएगा बनावली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बनावली में जो है आपका एक तरीके का टेराकोटल मॉडल का हल मिला था। ठीक है, ये बनावली कहां पे है, तो ये बनावली है आपका हरियाणा में। ये बनावली आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। ये एक हड़प्पन साइट है जहां से आपको एक टेराकोटा का प्लॉ वाला मॉडल मिला था। Which टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अप्रहात। ये पूछ रहा है, एक टर्म है आपका अप्रहात, और ये अप्रहात का मतलब पूछ रहा है कि ये जो भूमि का किस प्रकार में आता है। ओके, ये आपका ऑप्शन दे रहा कल्टिवेटेड लैंड, उसके बाद अनकल्टिवेटेड या वर्जिन लैंड, फॉरेस्ट लैंड या टेम्पल लैंड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अनकल्टिवेटेड या वर्जिन लैंड, यानी कि अनसिंचित या कुंवारी भूमि। ये जो है आपका अप्रहार का मतलब होता है, सिंपल आप लोग याद रखिएगा, अनकल्टिवेटेड यानी कि ऐसी जमीन जहां से बहुत समय पे कल्टीवेशन यानी कि कोई खेती नहीं की गई है, और उसी को हम लोग वर्जिन लैंड के रूप में भी जानते हैं। एंशिएंट टाइम में जो है ना, ये अप्रहात जो है, अप्रहात ये आपका अर्थशास्त्र में देखने को मिलेगा। जो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र, इसमें ये टर्म का यूज देखने को मिलता है। क्योंकि उस समय क्या थे, बहुत सारे ऐसे अनकल्टिवेटेड लैंड थे जिसको वर्जिन लैंड भी कहा जाता था, बहुत ही लार्ज अमाउंट में थे। इसलिए ये टर्म का प्रयोग जो है बार बार हमको अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है एंशिएंट टाइम में, और जिसका मतलब क्या था, अनकल्टिवेटेड लैंड। लेकिन बाद में इसे साफ करके राज्य या किसानों के द्वारा जो है ना खेती के अंतर्गत लाया जा सकता था। ठीक है, तो ये आपका हो गया अनकल्टिवेटेड अप्रहात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल, क्योंकि बीपीएससी जानी जाती है क्वेश्चन रिपीट करने के लिए, तो बिल्कुल रिपीटेड फॉर्म में ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैसे तो बहुत सारे ऐसे फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, लेकिन ये चार ऑप्शन में ही आपको एक तरीके का बताना है कि ये चारों में से बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसमें अगर देखें तो इजी है, आपको पता ही होगा, अर्बन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सबसे मेन फीचर क्या है, फर्स्ट अर्बन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम था। वहां पे आपको क्या होगा, यहाँ पे हाईली एडवांस अर्बन प्लानिंग सिस्टम देखने को मिलता था। एक तरीके का आपका वेल लेड रीड स्ट्रीट था, माने बहुत ही अच्छे अच्छे सड़कों का निर्माण था। एक तरीके के सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर सीवर सिस्टम था, यानी पानी के निकासी का सिस्टम ही प्रॉपर बनाया गया था हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के टाइम में। एक तरीके के आपका स्टैंडर्ड ब्रिक्स का भी यूज होता था कंस्ट्रक्शन के लिए, यूज होता था। उसके बाद पब्लिक बिल्डिंग, ग्रेनरीज, रिजर्वायर, बहुत सारे ऐसे उसके फीचर्स थे जो ये साबित करती थी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये फर्स्ट वर्ल्ड में एक अर्बन प्लानिंग और वेल ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका सिग्निफिकेंट आता। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें यह पूछा जा रहा है, त्रिपिटकास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ विच रिलीजन। यानी जो त्रिपिटक था ना, एक पवित्र पुस्तक थी किसकी, हिंदुज्म की, बुद्धिज्म की, जैनिज्म की या सिखिज्म की। तो आप लोग को ये पता होगा, जो त्रिपिटकास था वो इंपॉर्टेंट था बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो ये जो त्रिपिटकास था ना, ये मेनली कौन था, जो फर्स्ट अगर बात करें तो ये था विनय पिटका, विनय पिटका। सेकेंड वन वॉज सूत पिटका, और तीसरा कौन था आप लोग को पता ही होगा, अभिदम पिटका, विदम पिटका। विनय पिटका में मेनली बात की गई थी कि रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे। रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए, तो जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जितने भी साधु संत थे बौद्ध धर्म के, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाई गई थी।
उसके बाद सूत पितका में मेंशन किया गया था टीचिंग एंड जो सरमोन था, उनका जो दीक्षा था, किसका, गौतम बुद्ध का, वो मेंशन किया गया था सूत पिटका में। और अभिधम पिटका में फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बात की गई थी। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, ये आपको बात की गई थी किसमें, अभिधम पिटका में। तो मेन किसके त्रिपिटकाज हो गए आपके बुद्धिज्म के, और मेन कौन से थे, विनय पिटका, सूत पिटका, अभिधम पिटका, और उसका हमने डिटेल देखा कि क्या क्या चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैड बीन फाउंड। ये पूछ रहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो अर्ली एविडेंस है किसके, पशुपालन बनाने, कृषि, और सबसे पुराने प्रमाण कहां पे मिलते हैं, तो ये आपके कहां पे हो जाएंगे, तो मेहरगढ़, ऑप्शन सी। मेहरगढ़ में जो है ना आपके सबसे पुराने डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं। मेहरगढ़ जो है ना, मेहरगढ़ आपको एक तरीके के नियोलिथिक एज का एग्जाम्पल है। नियोलिथिक एज का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है मेहरगढ़, जहां से आपको एविडेंस मिलता है कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ली, यानी गेहूं और जौ, इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। उसके बाद डोमेस्टिकेशन, यानी कि वहां पे जो पशुपालन के एविडेंस मिलते हैं, तो जनरली देखा जाता था सीप, उसके बाद गोट, और जो वहां पे कैटल था, मवेशी, ये सब के जो डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस वहां पे मिलते हैं। वहां पे ये भी आपको देखने को मिलता है मड ब्रिक हाउसेस, यानी मिट्टी के बने घर भी वहां से एविडेंसेस के तौर पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था बीपीएससी ने, हु रोट द बुक पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी। एक बुक है जिसका नाम है आपका पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी, वो किसके द्वारा लिखा गया था, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, यानी ये किसी एक के द्वारा नहीं लिखा गया था, बहुत से ऐसे आपके ग्रीक ट्रैवलर्स थे, ये सब के अलग अलग अकाउंट्स को मिला करके ना एक बुक में सबको कंबाइन किया गया था, और उसको बोला जाता था पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी। ओके, तो ये कोई एक बुक एक के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये बहुत सारे उस समय जो ग्रीक ट्रैवलर्स होते थे, जो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल किया करते थे थ्रू वाटरवेज, तो उन सब का जो अकाउंट मिला करके, कोई इधर गया, कोई जैसे एक जगह से दूसरे जगह गया, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन निकाली, कोई एक दूसरे जगह गया, ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट गए, और फिर ये सब जो इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट्स लिख करके लाते हैं, वो एक जगह कंबाइन करके, और फिर क्या किया गया था, एक पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी। इरेथ्रियन सी का मतलब होता है रेड सी। तो अगर हम लोग बात करें ना पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी को, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेरिप्लस ऑफ रेड सी। तो रेड सी के थ्रू जितने भी आपके ट्रेड थे, जितने भी सेलर्स थे, ये सब का मिलाकर के एक बुक लिखा गया था। तो एक हम लोग इंडिविजुअल को इसको इंडिकेट नहीं कर सकते, इन्होंने लिखा, तो इसलिए मोर देन एबव वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। ये बुक आपको डिस्क्राइब करता है द ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया, रोमन इंपायर एंड ईस्ट अफ्रीका के क्षेत्रों में कैसे इंडिया का ट्रेड हुआ करता था, ये इस बुक के अकाउंट से हम लोग को पता चलता है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन लार्ज स्केल, यानी बड़े मात्रा में सबसे पहले लार्ज जो है बड़े पैमाने पे गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किया था, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बीमा कैडपिसेस। बीमा के द्वारा जो है, आप लोग कैडपिसेस नहीं भी याद रखे, सिंपल याद रखिए, बीमा के द्वारा बहुत ही लार्ज अमाउंट में ना गोल्ड कॉइन को इशू किया गया था। अब थोड़े बीमा के बारे में बात करें ना, तो ये आपका बिलोंग करते थे कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश के शासक थे, जिन्होंने इंडिया का जो ट्रेड है ना, वो आपका रोमन एम्पायर के साथ
ट्रेड बढ़ाने में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका थी। तो ये बीमा जो थे कुषाण वंश के शासक थे और उनको रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के चलते भी उनको बहुत ही याद किया जाता है। और लार्ज अमाउंट में गोल्ड जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे थ्रू रोमन एम्पायर, इसलिए उस समय में इन्होंने बहुत ही लार्ज अमाउंट में गोल्ड कॉइन को इशू किया था। लेकिन धीरे धीरे जो है ना गुप्ता जब पीरियड आया ना, गुप्त काल के समय, लाइक अगर समुद्रगुप्त की बात करें उस समय बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो है ना गोल्ड कॉइन इशू होने लगा। तो फर्स्ट नहीं थे, अगर हम लोग फर्स्ट की बिल्कुल बात कर रहे हैं ना तो इसमें फर्स्ट की बात की गई, तो फर्स्ट तो कुशाना के द्वारा शुरू किया गया था और कुशाना में भी कौन से रूलर से, बीमा। लेकिन अगर बोले कि बहुत बड़े पैमाने पे, तो बड़े पैमानों पे गुप्ता के टाइम में और जनरली जो है समुद्रगुप्त के टाइम में जो है गोल्ड कॉइन बहुत बड़े पैमाने पे इशू होने लगा। लेकिन पहले जो कुशाना जी थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यह पूछा गया था कि स्वर्ण भूमि का एक शासक है, ये पूरे शासक का नाम दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा था बीपीएससी ने कि स्वर्ण भूमि के एक शासक थे जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी। देखिए इसको अगर हम लोग पार्टीशन करके क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएगा, और ये सिंपल भी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बस बड़ा देखने में है लेकिन इतना कुछ टफ नहीं है। तो बात किसकी हो रही है कि एक स्वर्ण भूमि के शासक है जिन्होंने एक नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना की थी, और अपने राजदूत के माध्यम से एक राजदूत को उन्होंने भेजा कहाँ पे, देवपाल के पास। देवपाल कौन थे, तो उस समय जो पाला डायनेस्टी के रूलर थे। तो देवपाल के पास एक अपने राजदूत को भेजते हैं और वो जो बौद्ध मठ था ना उसके रख रखाव के लिए 5 गांवों के अनुदान देने का अनुरोध करते हैं कि भाई एक काम कीजिए, ये जो मैंने बौद्ध मठ बनाया है ना उसके रख रखाव के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो एक काम कीजिए थोड़ा मुझे 5 गांव दे दीजिए ताकि मैं क्या करूं, उससे जो इनकम होगा मैं रख रखाव रखूंगा। तो ये पूछ रहा हूं कौन से शासक थे, स्वर्ण भूमि शासक। ओके, तो इतना डिटेल हमने क्वेश्चन जान लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बालपुत्र देव। ओके, तो बालपुत्र देव जो थे, और इसमें बहुत सारे फैक्ट हो गए कि भाई बालपुत्र देव, इसका तो आंसर सी सिंपल हो गया। लेकिन इसमें फैक्ट कौन से आ गए कि बालपुत्र देव ने एक नालंदा में बौद्ध मठ की भी स्थापना की थी। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है, अच्छा जो बालपुत्र देव थे वो किसके कंटेम्पररी थे, किसके कंटेम्पररी थे, तो ये किसके कंटेम्पररी थे, तो जो पाल डायनेस्टी के रूलर थे देवपाल, उसके कंटेम्पररी थे। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन गया। तो इसलिए जो है ना हमको पूरे ध्यान से क्वेश्चन को डिस्कस भी करना है ना, कि उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ फैक्ट आ सकते हैं कि उस पर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोला एज वॉज मोस्ट फेमस फॉर, ये पूछ रहा है जो चोल युग था ना, चोल वंश का जो युग था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये आप लोग को पता होगा, इजी क्वेश्चन है ये। आपके ग्राम सभाएं, उस समय जो विलेज असेंबलीज होती थी ना उसके लिए फेमस था। तो ये माना जाता है कि जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, यानी उस समय जो थी ना चोल शासन नहीं, एक तरीके से डिसेंट्रलाइज, अभी जो हम लोग पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं ना, उस समय जो है उस प्रकार की जो सिस्टम है ना चोल साम्राज्य में, चोल वंश में वो चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो ये विलेज असेंबली या सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम के लिए भी चोल शासन को जाना जाता है। और उसमें मेन रूप से जो है वो क्या क्या चीजें मैनेज किया करते थे, जो विलेज असेंबलीज होती थी, तो विलेज असेंबली उस समय मैनेज करती थी टैक्स कलेक्शन, गांव में टैक्स को कलेक्शन करने से रिलेटेड जो काम है वो विलेज असेंबली के द्वारा किया जाता था। उसके बाद आपका इरिगेशन, सिंचाई के कार्य किए जाते थे। एंड देन जस्टिस सिस्टम उस समय एज अ कोर्ट के रूप में भी जो विलेज असेंबलीज है वो काम करती थी। और ये भी माना जाता है कि जो चोल राजवंश है वो आपका एक तरीके का अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि जो हमने बोला ना एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म की गवर्नमेंट की शुरुआत जो है चोल राजवंश से ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स, आपको कुछ
ऐसे जो जुताई के खेतों में खांचे पाए गए थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन में ऐसे माना जाता है कि आपको एक तरीके से जो है ना, जुताई के लिए कुछ कुछ ऐसे खांचे पाए गए हैं। तो कालीबंगन आपको कहाँ, कालीबंगन राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो राजस्थान, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस फैक्चुअल क्वेश्चन था, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये एक तरीके से जो है ना, उस टाइम कालीबंगन में बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी मिले हैं कृषि से संबंधित, जो हड़प्पा साइट है। और ये माना जाता है कि यह हड़प्पा सभ्यता में कृषि के वैज्ञानिक विकास का एक महत्वपूर्ण जो आपका एक एविडेंस भी था, कि उस समय जो कृषि जो है व्यापक रूप पे होती थी, तो कालीबंगन से हमको एविडेंस मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न और थ्री ज्वेल्स, दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि त्रिरत्न की बात हो रही है। हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था त्रिपिटकाज, ठीक है, त्रिपिटक, तो त्रिपिटक था वहां पे, और यहां पे हो रही है त्रिरत्न के बारे में। तो त्रिरत्न कौन से, तीन रत्न, सही ज्ञान, सही विश्वास और सही कर्म के बारे में हो रही। तो ये कौन से धर्म में ये सब चीजें मायने रखती है, कौन सी धर्म में ये बात की गई। तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा कहां पे, जैनिज्म, जैन धर्म की बात। तो यहां से एक फैक्ट आप लोग कंपेयर कर लीजिए, एक तो है त्रिपिटक और एक है त्रिरत्न। त्रिपिटक आप लोगों को पता चल गया, सूत पिटक, अभिधम पिटक, और त्रिरत्न यानी राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन। तो त्रिपिटक किसके बारे में है, कौन से धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की मेंशन है, और त्रिरत्न आपका जैन धर्म, जैन रिलीजन, जैनिज्म, और ये बुद्धिज्म, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। ये जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होता है, मुझे लगता है हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको तो आप लोग रट लीजिए। ये पूछ रहा कि जो 14 जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में हुआ था, वो किसके शासन काल में हुआ था। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए। ये हो जाएगा कनिष्क। तो मैं बता देता हूं, जो फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया ना ऑलरेडी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बहुत ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है और सबको पता ही होगा, इसको आप रट जाइएगा। तो फर्स्ट जो हुआ था ना, ये हुआ था अजात शत्रु थे, अजात शत्रु के समय हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। सेकेंड हुआ था आपका कलाशोक, कलाशोक, और ये हुआ था आपका वैशाली में, वैशाली में। थर्ड हुआ था अशोक के टाइम, और ये आपका हुआ था कहाँ, पाटलिपुत्र। और फोर्थ जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था, ये कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कुंडल वन, कुंडल वन, कश्मीर। ओके, तो ये आप लोग जस्ट मगअप कर लेना, रट लेना, क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछ देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू इज इंस्क्रिप्शन। ये पूछ रहा कि जिस नाम से अशोक को उनके शिलालेखों में आमतौर पर संदर्भित किया गया है, वो कौन सा है। चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकृति, कौन सा है, तो आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो आमतौर पर देखा जाता है कि अशोक को उनके अभिलेखों में जो है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से कहा गया है। डायरेक्ट अशोक के नाम से उनको इंस्क्रिप्शन में नहीं दर्शाया गया है, उनको दर्शाया गया है नॉर्मली देवनाम प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता है, प्रियदर्शी का मतलब होता है आपका, प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है, जो सबको प्रिय लगे। तो इसलिए डायरेक्ट अशोका न लिख के ना, हर उनके इंस्क्रिप्शन में प्रियदर्शी नाम का जिक्र किया गया है। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ये बात किया गया है कि गुप्त साम्राज्य के गुप्त पीरियड के टाइम में कौन से ऐसे
चिकित्सा पर उनके काम के लिए जाना जाता है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसके ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सुश्रुत। आप सब ने पढ़ा होगा सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता किसने लिखा था? लिखा था सुश्रुत जी ने लिखा था। और ये किसके कार्यकाल के समय थे? तो ये थे गुप्ता। तो ये गुप्त वंश के टाइम में थे। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था, गुप्त साम्राज्य। और उनका जो सुश्रुत संहिता है ना, इसमें मेन रूप से बात की गई है सर्जरी। उस समय भी मिलाइए कितना इंडियन साइंस जो था एडवांस था, कि जो सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई थी उसमें सर्जरी के बारे में भी मेंशन है, आपका प्लास्टिक सर्जरी के भी बारे में मेंशन है, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में मेंशन है। उसके बाद बहुत ही आपका एक तरीके से औषधि विज्ञान के भी बारे में उस सुश्रुत संहिता में मेंशन किया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? सुश्रुत के द्वारा, जो आपके गुप्ता काल के कंटेम्पररी थे, गुप्त साम्राज्य के काल में उनकी योगदान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? ये बोला गया है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? अभी हम लोग जो देवनागरिक लिपि लिखते हैं हिंदी, वो आपका कैसे लिखते हैं? तो लेफ्ट टू राइट। लेकिन इसमें बात की गई है ऐसे ऐसे राइट टू लेफ्ट की बात की गई है। तो कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट है? तो ये आपका स्क्रिप्ट कौन सा हो जाएगा? खरोष्टी, ऑप्शन डी। तो खरोष्टी ऐसी स्क्रिप्ट थी ना जो राइट से लेफ्ट की तरह लिखी जाती थी। यह लिपि जो है ना, ये स्क्रिप्ट मेनली आपको उत्तर पश्चिम जो गांधार क्षेत्र था ना, जो आपका ये वाला जो क्षेत्र था ना, गांधार, अफगानिस्तान, ये सब जो क्षेत्र था, वहां पे मेनली ये खरोष्टी में लिखा जाता था, खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। और इस पर जो है ना एरामिक तरह का भी प्रभाव आपको देखने को मिलता था, क्योंकि इस क्षेत्र में है ना बहुत ही अरामिक टाइप का लिपि वहां पे प्रचलित थी, तो इसका थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर ये पूछे कौन सा रीजन, तो आपको जो है ना गांधार जो क्षेत्र है ना, गांधार क्षेत्र में ये आपको ये लिपि देखने को मिलती है, खरोष्टी, जो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वर इन यूज फॉर नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? ये पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बंदरगाह था जो गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी था? कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति कहाँ है? अभी आपको ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल में ठीक है, आधुनिक वेस्ट बंगाल में ताम्रलिप्ति है। और वहां जनरली जो है ना गुप्त काल में उत्तर भारत का प्रमुख समुद्री बंदरगाह था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो नॉर्थ इंडिया के जो प्रमुख थे ना बंदरगाह, ये ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल था। यहां से अगर जनरली बात करें ना, तो दक्षिण पूर्व एशिया, यहां से ये जो आपका हो गया ना दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी क्षेत्र थे, यहाँ पे श्रीलंका और बाकी सब जो और नीचे जो एशिया साउथ एशिया में थे, यहाँ से आपको व्यापार देखने को बड़े पैमानों पे मिलता था। यह गंगा के माध्यम से उत्तर भारत से जुड़ा हुआ प्रमुख व्यापारी केंद्र था। यह आपके गंगा नदी से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यह ताम्रलिप्ति थी, तो ये गंगा नदी से भी जुड़ी हुई थी। और ये गंगा नदी जो है भारत के विभिन्न भाग में एक तरीके सा लिंक का काम करती थी, और यहाँ से व्यापार जो है पूरे भारत में आसानी से गंगा नदी के द्वारा भी हो पाता था। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 55। 56 पे बढ़ते हैं हम लोग। 56 की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन पोर्ट्स वाज और वर लोकेटेड इन गुजरात? यानी कि कौन सा ऐसा हड़प्पन के समय पोर्ट था, बंदरगाह था, जो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा? तो ये मेनली इस ऑप्शन में दो ऐसे पोर्ट हो, पहला तो है आपका लोथल और दूसरा है आपका बागोत्र। तो बागोत्र और लोथल ये दोनों आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सुक्ता गेंडोर है ना, ये आपको पाकिस्तान में, नॉट इन गुजरात।
तो ये पाकिस्तान में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द ईयर, यानी कि दो है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नियोलिथिक एज साइट इन बिहार? ये पूछ रहा कि बिहार में कौन सा ऐसा जो है नवपाषाण युग का स्थल है, दैट इज नियोलिथिक एज। तो बताइए आप लोग। तो ऑप्शन हो जाएगा चिरांद, ठीक है। तो चिरांद जो बिहार में स्थित एक ऐसा जगह है जहां से आपको नियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिलते हैं, यानी नवपाषाण युग के एविडेंस मिलते हैं। और ये चिरांद आपको कहां देखने को मिलेगा? तो ये आपका सारण जिले में, सारण जिले में जो है ये चिरांद जगह मिलता है। यहाँ से आपको जो प्रमुख एविडेंस की बात करें ना, तो यहाँ पे कृषि के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं, एग्रीकल्चर के यहाँ से एविडेंस आपको मिलेंगे। उसके बाद पशुपालन की भी एविडेंसेस मिलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के। और वहां से हड्डी पत्थर के बहुत सारे ऐसे औजार भी जो है, हड्डी पत्थर से बने बहुत सारे औजार जो भी है यहाँ आपको चिरांद से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट ये पूछा था बीपीएससी ने, विच रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? सो सिंपल क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी, ये आप लोग को पता होगा। तो समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उनकी असाधारण सैन्य विजय और विस्तारवादी नीति के कारण जो है ना भारत का नेपोलियन कहा जाता था। उनकी जो विस्तारवादी नीति में उनकी निपुणता की वजह से उनको नेपोलियन कहा जाता था। उनके अभियान का जो विवरण है ना वो प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। प्रशस्ति में, ये प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन कहाँ है? तो आपका मिल जाएगा इलाहाबाद, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में इनका जो है ना, इनके जितने सारे अभियान थे ये सब का मेंशन प्रशस्ति में किया गया है। और प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा इलाहाबाद में। उन्होंने उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक अनेकों राज्यों को पराजित किया और इन्हीं विस्तारवादी इनके निपुणता, उनकी कौशलता की वजह से इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से, के उपाधि से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर इन टेम्पल ऑफ गरवा नियर अलाहाबाद आर द इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ। यानी झांसी के पास एक आपका देवगढ़ का मंदिर है, ठीक है। इलाहाबाद के पास आपका गढ़वा का मंदिर है। तो इसमें यह पूछा जा रहा था कि उस काल के जो मूर्तियां हैं किसके महत्वपूर्ण अवशेष हैं, काल बताना है कि किसके काल के ये महत्वपूर्ण अवशेष है। तो ये आपका गुप्त काल। अगर थोड़ा आप कॉमन सेंस भी लगाए ना, तो जनरली जो मूर्ति कला है और जो भी आर्किटेक्चर वगैरह का जो विकास है ना, ये आपका गुप्त काल से ये स्टार्ट होता है जनरली, मतलब बड़े पैमानों पे। तो यहां से भी आप जो है ना एक तरीके से अनुमान लगा सकते थे कि ये गुप्त काल का है। गुप्त काल को जो है ना, गुप्त एज को हम लोग जो है भारतीय कला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिए। तो भारतीय कला जो है बहुत ही बड़े पैमानों पे फ्लरिश हुई थी गुप्त काल में, तो इसलिए इसको हम लोग आपको स्वर्ण युग भी कहते हैं भारतीय कला का। नेक्स्ट, द फेमस पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपनी इज लोकेटेड है। बोधिसत्व पद्मपानी की प्रसिद्ध पेंटिंग कहाँ पे उपस्थित है? जगह का नाम पूछा जा रहा है आपका, तो बताइए। ये आपका हो जाएगा अजंता केव। तो जो अजंता गुफा है ना, यहाँ पे आपको द फेमस पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी की मूर्ति की पेंटिंग आपको वहां देखने को मिलेगी। ये कहाँ पे अजंता केव? अजंता केव आपको मिलेगी महाराष्ट्र में। और जो अजंता केव है ना, वो बौद्ध काल में चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपको मैच करना था। ये सॉरी मैच नहीं, स्टेटमेंट 3 दिया है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। ये पहले पढ़ लीजिएगा। ये बोला करेक्ट हमको बताना है। पहला स्टेटमेंट आप लोग पढ़िए,
किसके किसके बारे में बात हो रही है कि स्टेटमेंट अबाउट फायेन एंड ह्यून सांग। ठीक है, तो बोथ वेयर चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, दोनों चाइनीज थे और वो उन्होंने भारत में ट्रैवल किया था, तो स्टेटमेंट वन तो सही है। अब जैसे देखिए एलिमिनेशन कैसे करते हैं मैं यहां पे बताता हूं। आपने देखा ऑप्शन एक तो सही है, तो इसमें भी है, यानी ये भी चांस है इसके होने के। एक इसमें भी है, एक इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको हमने काट दिया। एक है तो ये भी चांस है कि ये क्या हो सकता है, आपका ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या बोला, फाइन विजिटेड ड्यूरिंग रीजन ऑफ चंद्रगुप्ता टू। अगर आपको ये पता हो फाइन चंद्रगुप्त दो के टाइम में हुआ था, तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं अच्छा ऑप्शन दो जो है ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन दो किस में है? देखिए आपने बोला ऑप्शन दो करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन दो एक तो इसमें है या इसमें है, इसमें नहीं है, तो फिर ये भी कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास दो ऑप्शन बचा। ठीक है, यानी दो ऑप्शन से हम लोग क्या है 50% करेक्ट हो सकते हैं। तीसरा अगर आपको पता हो यून सांग विजिटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षा, तो ये बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 2 3। ये सब क्वेश्चन हमने पहले सेपरेट भी बीपीएससी पूछ के रखा है और इसमें स्टेटमेंट बना के पूछ दिया। तो बहुत ही रिपीटेटिव जो है ना, रिपीटेटिव बीपीएससी रहती है, प्रीलिम्स में बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या है, ये लिस्ट वन दिया गया है पर्सनालिटी के बारे में, और यहां पे लिस्ट दो दिया गया है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, और मैच ऑफ द फॉलोइंग के बारे में बताना है। ओके, तो आपका चरक क्या हो जाएगा? चरक अभी हमने डिस्कस किया, चरक संहिता, तो ये हो जाएगा ए का वन। तो देखिए ए का वन किसमें, तो ये तो आपको क्लियर होगा। मान लीजिए चरक संहिता, ये अगर मैं बताता हूं कि क्वेश्चन अगर पता नहीं हो तो कैसे आंसर देते, तो एक तो आपको ये पता होगा कि भाई चरक संहिता होता है तो मेडिसिन, एक हमने क्वेश्चन फाइंड कर लिया, चलो भाई इतना तो हम लोग पक्का है। तो ए का वन, देखिए ए का वन इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये दो में नहीं है, तो ये दो तो बिल्कुल नहीं होगा, काट दी हमने। अब फिर बी पे आते हैं। अब बी ब्रह्मगुप्त के बारे में हो रही है बात, एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद 12 मीरा के बारे में हो रही है मैथमेटिक्स, एंड विशाख दत्ता के बारे में हो रही है ड्रामा। ओके, तो मान लीजिए कि अगर हमको ये पता हो कि विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस लिखा था, एक तरीके का ड्रामा है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो डी का 4 दोनों में है, तो फिर यहां पे भी अभी ऑप्शन क्लियर हुआ नहीं, ये दोनों लेके चलेंगे। अब मैटर फंसा है बी या सी पे, तो बी का देख लेते हैं ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त जो थे मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही फेमस थे, तो बी का हो जाएगा 3, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। यानी कि अगर एक पता है तो आपको तो ये हो जाएगा कि हमने 50%, हमको जो दो ऑप्शन हट गया तो 50-50 हो जाएगा। तो इसमें से एक दो और ऑप्शन क्लियर करने पे हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड आसाम, जो उस समय कमरूपा के नाम से जाना जाता था, इन द टाइम ऑफ हर्ष। ये पूछ रहा है कि किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो कौन से थे? तो वो थे आपके भास्कर बर्मन। तो जो भास्कर बर्मन थे वो कामरूप, कामरूप को का आधुनिक नाम ही है असम, उस समय जो था असम पे शासन किया था। किसके टाइम में? हर्षा के टाइम में। तो ये हर्षा के क्या थे? कंटेम्पररी थे। तो इस तरह जो है हमने पूरे डिटेल में ये चीजें डिस्कस की। तो होप आप लोग को जो है ये पसंद आया होगा लेक्चर। इसका पार्ट 1 जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लेकिन जो पार्ट 2 है ये हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।